गाइस, तो अब तक अपन लोग ने 8th क्लास की सिविक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के नीड्स के बारे में पढ़ लिया और कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा था। आई होप वहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया था और कोई डाउट नहीं था। ठीक है, तो आज अपन लोग थर्ड फीचर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सेपरेशन ऑफ पावर। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन दिए गए हैं। ठीक है ना, पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर में मेनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, जिनको अपन लोग वोट दे के इलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, और ये किसी भी कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव एक स्मॉलर होता है जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और गवर्नमेंट चलाता है। ठीक है ना, तो मेनली लेजिस्लेचर में जो अपने प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं, या स्टेट में जो सीएम रहते हैं और स्टेट मिनिस्टर्स रहते हैं, वही एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ठीक है, और जुडिशरी में मेनली कोर्ट का सिस्टम रहता है। तो देखिए, ये तीनों में से कोई भी ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे ऑर्गन को अलग अलग पावर दी है। ठीक है ना, और इसके साथ ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे की पावर पे चेक भी रखते हैं कि मतलब कि इन तीनों में से कोई अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। ऐसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में चेक रखता है, जुडिशरी में चेक रखते हैं, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे चेक रखती है कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। आई होप आपको सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब समझ में आया होगा। देखिए, इसके बाद आपके चैप्टर में स्टेट और गवर्नमेंट के बीच का अंतर दिया है। ठीक है ना, जैसे अपन लोग इस चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर में बहुत बार स्टेट का यूज़ करेंगे, जैसे इंडियन स्टेट या नेपाल स्टेट, श्रीलंकन स्टेट। ठीक है ना, तो जब अपन ऐसे इंडियन स्टेट बोलेंगे तो उसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट से अलग है। ठीक है ना, गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है और लॉ इन्फोर्स करती है। ठीक है ना, और जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन के साथ चेंज हो जाती है। जैसे देखिए, इस बार इलेक्शन हुए तो इस बार बीजेपी आई। ठीक है ना, हो सकता है अगली बार इलेक्शन हो तो अगली बार दूसरी कोई गवर्नमेंट आ जाए, दूसरी कोई पार्टी गवर्नमेंट में आ जाए। तो गवर्नमेंट हर इलेक्शन के साथ चेंज हो सकती है, लेकिन जो स्टेट है वो एक परमानेंट बॉडी है, एक ऐसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सोवरेन लोग रहते हैं। ठीक है ना, तो सोवरेन पीपल मतलब क्या होता है, ऐसे कंट्री के मतलब ऐसी कंट्री जिसके लोगों में बाहर के किसी लोगों की पावर ना चले। ठीक है ना, मतलब बाहर की कोई कंट्री सोवरेन कंट्री को नहीं बताएगी कि उसको कौन से डिसीजन लेने हैं, या बाहर की कोई कंट्री किसी सोवरेन कंट्री को प्रेशराइज़ नहीं कर सकती कोई डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो देखिए, स्टेट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिसमें सोवरेन लोग रहते हैं, जिनमें बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं चलता है। ठीक है ना, बाहर के लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते उस कंट्री के लोगों को, और जिनकी डेफिनेट टेरिटरी है। जैसे इंडिया की अपनी एक डेफिनेट टेरिटरी है जो अपन इंडिया के मैप में देखते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ इंडिया के लोग सोवरेन हैं, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है वो रूल बनाने के लिए कोई भी दूसरी कंट्री उसको फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अलावा अपना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी है। ठीक है ना, तो इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट स्टेट का एक पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, और आप स्टेट को और गवर्नमेंट को कभी भी आपस में इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग यूज़ होंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए, इसके थर्ड फीचर के बाद अपना फोर्थ फीचर है फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स में क्या है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स में क्या है, तो देखो फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्साइंस कहते हैं। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट। तो देखिए, कॉलोनियल रूल के तहत जो अपने नेशनलिस्ट है ना, उनके मन में स्टेट को लेके भी बहुत सारा सस्पिशन आ गया था। ठीक है ना, कि स्टेट भी अपनी पावर का मिसयूज़ करके आम जनता के राइट्स वॉयलेट कर सकती है या आम जनता को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है ना, इसलिए नेशनलिस्ट ऐसी गवर्नमेंट चाह रहे थे, या कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इसलिए ऐसे राइट्स रखे। ठीक है ना, जो कि इन कंट्री के सारे इंडिविजुअल को स्टेट से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है ना, और स्टेट अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है ना, तो देखिए, इसलिए
अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन राइट्स हैं, ठीक है ना, सेट ऑफ रिटन राइट्स है जो कि गारंटी करता है कि स्टेट अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को आर्बिटरी और एब्सोल्यूट पावर के यूज़ से। आर्बिटरी मतलब अपनी स्टेट अपनी मनचाही चीज़ नहीं कर सकता, और ऐसा नहीं है जो स्टेट ने कर दिया है वही एकदम एब्सोल्यूट है। अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाते समय उनसे कोई गलती हुई है तो एज अ सिटीज़न अपने पास राइट है कि अपन उस लॉ को अपोज कर सकें, ठीक है ना। मतलब स्टेट की अथॉरिटी एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इंडिविजुअल के राइट को, ठीक है। तो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो स्टेट के ख़िलाफ़ भी राइट देता है और दूसरे इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ भी राइट देता है। मतलब स्टेट भी आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर कोई और इंडिविजुअल आपके फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रहा है तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा पता है क्या हुआ था, जो उस समय बहुत सारी माइनॉरिटीज़ थी ना, उन्होंने भी राइट्स की मांग की थी कि उनके पास भी ऐसे राइट्स हो जो उनको मेजॉरिटी से सेव कर सकें, ठीक है ना, मेजॉरिटी की पावर से सेव कर सके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को भी राइट प्रोवाइड करता है, माइनॉरिटीज़ को भी राइट प्रोवाइड करता है मेजॉरिटी के ख़िलाफ़, ठीक है, जिसमें माइनॉरिटीज़ के राइट भी प्रोटेक्टेड रहें और उनके साथ कोई मिसबिहेव ना हो या उनकी राइट्स का वॉयलेशन ना हो। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट को लेके एक बात कही थी कि फंडामेंटल राइट के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ये है कि कोई भी सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजन, कोई भी इंडिया का सिटीज़न राइट्स क्लेम कर सकता है। मतलब कि अगर उसके राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं फंडामेंटल राइट तो वो कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं और जिसने वॉयलेट किए हैं उसको पनिशमेंट दिला सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट हैं वो सबके ऊपर एक से बाइंडिंग है। मतलब सारे फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के ऊपर भी बाइंडिंग है कि आप एक दूसरे का फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं कर सकती, स्टेट भी आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं कर सकती। सब पे सेम तरीके से बाइंडिंग है फंडामेंटल राइट, ठीक है। और वो अथॉरिटी जो लॉ बनाती है तो वो भी कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट करे। आई होप फंडामेंटल राइट आपको समझ में आए गए होंगे। कुछ बेसिक राइट्स है फंडामेंटल राइट जो कि हर सिटीजन्स को दिए गए हैं, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि स्टेट अपनी पावर का मिसयूज़ करके सिटीजन्स को हार्म ना करे, ठीक है। और इसके अलावा कोई दूसरे भी उनके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सके, और अगर वो वॉयलेट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ़ कोर्ट में आप अपील कर सकें, ठीक है। आई होप आपको फंडामेंटल राइट यहाँ तक समझ में आए होंगे। तो देखिए फंडामेंटल राइट के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP के बारे में भी लिखा गया है। मतलब DPSP भी इंक्लूड है। मतलब कि देखिए DPSP का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो मेनली DPSP क्या है, DPSP में लिखा है कि इंडिया कैसा बनना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे सजेशंस लिखे हैं सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म के, जिसमें इंडिया से पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम हटा सकें, ठीक है ना। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना वो आज की गवर्नमेंट के लिए गाइडिंग लाइट है, ठीक है ना, आज की गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट को कोई रूल बनाने में समझ में नहीं आता है तो वो DPSP में देखती है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपन लोग मेनली देखेंगे कि कितने फंडामेंटल राइट दिए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को, और 5th और लास्ट फीचर सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर फाइनली अपना फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।